Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM 5. ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें स्पेक्ट्रम लफ्ज़ आ रहा है। स्पेक्ट्रम से मुराद वाइड रेंज, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसमें सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो वाइड रेंज ऑफ एरियाज़ ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ अगर हम लोग आएँ तो जो क्राइटेरिया ए है वो क्या कहता है कि परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी होगी जो सोशल कम्युनिकेशन है और सोशल इंटरेक्शन है अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टेक्सेस में, मल्टीपल साइट्स पे, ठीक है। वहाँ पे उसको जो सोशल इंटरेक्शन है, सोशली कम्युनिकेट करना है, मिलना जुलना है, बातचीत करना है, उसमें उनको मसला होगा और करंटली भी होगा और बाय हिस्ट्री भी होगा, ठीक है। अब जो 3 आगे पॉइंट्स दिए गए उनमें कि वो जो सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी होगी, रैगिंग भी कह लो, रेंजिंग भी कह लो, उसमें उसको मसला होगा, ठीक है। जो सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी है उसमें वो डेफिसिट होगा, कमी होगी। अब जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल जो एबनॉर्मल सोशल अप्रोच हो गई कि या जैसे कह ले बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन, मतलब कि एक मुकालमा करना, बातचीत करना, कुछ डिस्कस करना बाकायदा, उसमें उनको मसला होगा। और अपने जो इंटरेस्ट हैं वो शेयर करना उसके लिए उनके लिए मसला हो जाएगा। इमोशन शेयर करना उनके लिए मसला होगा। अगर किसी ने कोई बात की तो वो रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। कमेंट करना कि भाई मुझे ये फ़ील हो रहा है या मुझे इस बात से ये मसला है, आप अपनी राय दे रहे हो, वो सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे, आप ऐसा ना करें, मुझे इससे मसला है, वो ये नहीं कह पाएंगे, ठीक है। उनको समझ नहीं आएगी वो उसको किस तरह से बोलें। फिर डेफिसिट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर यूज्ड फॉर सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। जो एक नॉन वर्बल बिहेवियर होता है सोशल इंटरेक्शन के लिए, वो उसमें उनकी कमी होगी, ठीक है। बहुत पुअरली इंटीग्रेटेड वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी। एक होता है वर्बल बिहेवियर, एक होता है नॉन वर्बल बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर जो हम बोल रही हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। नॉन वर्बल साइन लैंग्वेज होगी, स्पीच, रिटन, ये सब चीज़ें आगे, आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, वो सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती है, ठीक है। यानी आई कांटेक्ट में उनको मसला होगा, बॉडी लैंग्वेज उनकी इस तरह से होगी। फिर जो दूसरे के जेस्चर, पोस्चर्स हैं उसको समझने में उनको मसला होगा, फेशियल एक्सप्रेशंस की कमी होगी, ठीक है। फिर डेफिसिट इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, एक ताल्लुक़ बनाना, उसको मेंटेन करना, उसको समझना, उसमें उनको मसला होगा, ठीक है। एक तरह से जो इमेजिनेटिव प्ले करते हैं ना, वो ये नहीं कर सकेंगे। जिस तरह अब अक्सर बच्चे होते हैं जिनको टीचर खेलने का बहुत शौक़ होता है, लड़कियां ख़ास तो घर में जितने पौधे होते हैं उनको वो समझती हैं, वो इमेजिन कर लेती हैं जी ये स्टूडेंट्स हैं और मैं उनको पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ, और वो जी उनको फिर मारते भी हैं स्टूडेंट समझ के। और तो वो एक इमेजिन करके प्रॉपर कि हम क्लास को पढ़ा रहे हैं और ये नहीं पढ़ रहा तो हम इसको सज़ा दे रहे हैं, वो पूरा इमेजिनेशन का उनका होता है प्ले। लेकिन यहाँ पे वो डेफिसिट आ जाएगा कि वो इमेजिनेटिव प्ले नहीं कर पाएगा। इनको दोस्त बनाने में मसला है, क्योंकि एक रिलेशन डेवलप करना, दोस्त बनाने के लिए क्या है, आप पहले बातचीत करते हो, आपके इंटरेस्ट मिलते हैं तो आप फ्रेंड्स बन जाते हो, ठीक है। बाज़ औक़ात जस्ट आपकी हैंड राइटिंग भी 2 बंदों की मिल रही हो तो ओह आपकी और मेरी हैंड राइटिंग मिलती है, बस वो आपका इंटरेस्ट बना, आप फ्रेंड्स बन गए। और फिर उनको समझना, उनको आगे लेके चलना कैसे है, उनको इसमें भी प्रॉब्लम होती है, ठीक। फिर क्राइटेरिया बी में कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड, रिपीटिटिव, फिक्स्ड एक तरह से, और रिपीट, बार बार दोहराए जाने वाले उनके बिहेवियर पैटर्न्स होंगे, इंटरेस्ट होंगे और एक्टिविटीज़ होंगी। और एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग करंटली और बाय हिस्ट्री जो है वो प्रेजेंट होगा। आगे 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। स्टीरियोटाइप और रिपीटिटिव मोटर मूवमेंट, अब इसमें क्या हो जाएगा कि एक
सब्जेक्ट को बार बार यूज़ करना, स्पीच का कोई वो स्पीच है कोई, उसको यानी कोई लफ्ज़ है उसको बार बार बोलना। जो टॉयज़ हैं उनको एक ही लाइन में फॉर एग्जांपल रखते हैं खेलते हुए, तो वो उनको एक ही लाइन में रखेगा क्योंकि वो एक फिक्स्ड स्टीरियोटाइप है ना, एक फिक्स्ड है उसकी मूवमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद इंसिस्टेंस और सेमनेस, inflexible adherence to routines or ritualized patterns of verbal or non-verbal behavior। एक इंटेंस सेमनेस होगी, उनको जो चीज़ पसंद है, जो चीज़ वो रोज़ खाते हैं वो उन्होंने रोज़ खानी है, जिस रास्ते से स्कूल जाते हैं उसी से जाना है, जिस रास्ते से वापस आते हैं उसी से वापस आना है। उनकी जो पेंसिल है वही रहेगी, उनकी जो रेज़र है वही रहेगी, जिस बेड पे वो सोते हैं वो उसी साइड पे कमरे की रहेगा, उसका पिल्लो वहीं रहेगा, उसकी चादर वही रहेगी, इवन के कलर भी सेम रहेगा। बहुत इंटेंस लेवल कि उनको बस एक चीज़ पसंद है, सो पसंद है और वो वही की वही चलाएंगे। ज़रा सा चेंज आएगा तो डिस्ट्रेस की फीलिंग आ जाएगी। एक ख़ास रूटीन के मुताबिक वो चलते हैं, जी भाई सुबह इतने बजे उठना है तो वो इतने ही बजे उठेंगे, यानी 6 बजे उठना है उस बच्चे ने तो वो 6 बजे ही उठेगा, चाहे इतवार का दिन है कोई और दिन या नॉर्मल स्कूल जाने का दिन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 बजे उठना है, अच्छा 7 बजे नाश्ता करना है, कुछ हो जाए उसको 7 बजे नाश्ता ही चाहिए होगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो डिस्ट्रेस में जाएगा। फिर हाईली रिस्ट्रिक्टेड फिक्सेटेड इंटरेस्ट दैट आर एबनॉर्मल इन इंटेंसिटी और फोकस, बहुत ज़्यादा हाईली रिस्ट्रिक्टेड एक तरह से फिक्सेटेड इंटरेस्ट इनके होते हैं। इनको जो एक चीज़ पसंद है सो पसंद है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक तरह से अटैचमेंट होती है इनकी। और हाइपर या हाइपर रिएक्टिविटी होती है सेंसरी इनपुट या अनयूजुअल इंटरेस्ट होता है सेकेंडरी एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट में। हाइपर एक्टिविटी, छोटी सी बात बोलेंगे बहुत ज़्यादा रिएक्ट वो कर देंगे। हाइपर रिएक्टिविटी, बोलते रहो जो मर्ज़ी कर लो, उन्होंने कोई आपको जवाब नहीं देना, किसी किस्म का उन्होंने आगे से कोऑपरेट नहीं करना। फिर आ जाता है सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। जो स्टार्ट का डेवलपमेंटल पीरियड है उसमें ये सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, बट मे नॉट बिकॉज फुली मैनिफेस्ट अनटिल सोशल डिमांड्स एक्सीड लिमिटेड कैपेसिटीज़ और मे बी मार्क्ड बाय लर्न स्ट्रेटजीज इन लेटर लाइफ, ठीक है। सिम्टम्स कॉजेज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट, सोशल ऑक्यूपेशनल, जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है उनमें वो इम्पेयरमेंट काज करेंगे। जो डिस्टर्बेंस है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, उनसे भी बेटर एक्सप्लेन नहीं होगी। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम है ये फ्रीक्वेंटली को-अकर हो सकता है, दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो कंट्रोल डायग्नोसिस के लिए ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर और सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ठीक है, जो उनका जनरल डेवलपमेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग फिर उसको करना है, ठीक है। अब आगे इसके रिकॉर्डिंग प्रोसीजर्स भी हैं और स्पेसिफायर्स भी हैं। स्पेसिफायर्स में है विद और विदाउट अकम्पनिंग इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, with or without accompanying language impairment associated with non-medical or genetic condition on environmental factor associated with another neurodevelopmental mental or behavioral disorder with catatonia, ठीक है। एक और इनका जो सिम्टम होता है कि जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के बच्चे होते हैं उनको वो आई कांटेक्ट नहीं रखते, बहुत हुआ तो वो उसी इंडिविजुअल के साथ आई कांटेक्ट रखेंगे जिसके से बहुत वो क्लोज हैं, अदरवाइज़ वो दूसरे किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं करते और लैंग्वेज रिग्रेशन भी हो जाती है इन बच्चों में। अब रिकॉर्डिंग प्रोसीजर है, जब इसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इसको आप डायग्नोसिस दे रहे हो तो आप बाकायदा बताओगे कि ये किसी मेडिकल या जेनेटिक कंडीशन की वजह से है या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, ठीक है। और फिर ये या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ है, मेंटल डिसऑर्डर के साथ है, ये बिहेवियर डिसऑर्डर के साथ है, फिर ये एसोसिएटेड किससे है, ठीक है।
किसी सिंड्रोम के साथ है, कुछ है। फिर इसके बाद उसका स्वेटी लेवल, आगे इसके तीनों स्वेटी लेवल्स हैं, वो भी मैं बताती हूँ। तो उसको भी स्पेसिफाई करना है। जो मैंने ऊपर स्पेसिफायर्स बताए हैं वो भी बताने हैं कि इनमें से कौन सा स्पेसिफायर्स इसके साथ आ रहा है रिकॉर्डिंग प्रोसीजर में। स्पेसिफायर्स में स्वेटी जो है वो लेवल्स हैं हमारे पास। जो स्वेटी लेवल्स है, फर्स्ट है रिक्वायरिंग सपोर्ट, ठीक है। अब इसमें है कि विदाउट सपोर्ट किसी स्पोर्ट्स इन प्लेस, जो डेफिसिट है वो सोशल कम्युनिकेशन जो है वो उसमें नोटिसेबल इम्पेयरमेंट कॉज करेगा, ठीक है, विदाउट स्पोर्ट्स, ठीक है। विद स्पोर्ट नहीं होगी तो सोशल इम्पेयरमेंट में, सोशल कम्युनिकेशन में इम्पेयरमेंट आ जाएगी, सोशल इंटरेक्शन इनिशिएट करने में मसला आ जाएगा, एक तरह से एटिपिकल या अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स होगा। जितनी भी सोशल कनेक्शंस है या सोशल कोई भी उनकी इंटरेक्शन होती है उसमें may appear to have decrease interest in social interaction, ठीक है। फिर इसके बाद एक तो सोशल कम्युनिकेशन पे बताया गया, दूसरा रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर पे बताया गया। तो जो इनफ्लेक्सिबिलिटी होगी बिहेवियर की, जो कि कॉज करेगी सिग्निफिकेंट इंटरफेरेंस विद फंक्शनिंग इन वन और मोर कॉन्टेक्सेस, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा जो डोमेन्स हैं उनमें वो इंटरफेरेंस कॉज करेगी और इनफ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है। जिस तरह प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग हैम्पर कर देगी उनकी इंडिपेंडेंस जो है, क्योंकि इंडिपेंडेंट बंदा वो होता है जो अपने सारे काम खुद कर रहा होता है, ठीक है। जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वो इंडिपेंडेंट है, जिसको कोई भी मसला है तो वो डिपेंडेंट है, दूसरा उसका काम करेगा, दूसरा उसकी हेल्प करेगा, तभी जाके वो कुछ कर सकेगा। फिर रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट, ये थर्ड लेवल है। इसमें होगा कि मार्क डेफिसिट होगा वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में, सोशल इम्पेयरमेंट में, और उसके अलावा जो अपरेंट इवन विद स्पोर्ट्स इन प्लेस, लिमिटेड इनिशिएशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड रिड्यूस और एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू सोशल ओवरट्यून्स फ्रॉम अदर्स। अब पहले में क्या था कि उसको सोशल कम्युनिकेशन में मसला होगा, दूसरे में कि वो मार्कली डेफिसिट होगा, डेफिसिट मींस कमी, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब सेकंड लेवल है तो जो सोशल कम्युनिकेशन में उसमें मसला ज़्यादा आ रहा है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होगी बिहेवियर में, फिर उसको कोप करने भी उसको मसला होगा। जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें वो कोप कर सकता था किसी हद तक, ये अगर उसको आईडी नहीं है तो वो उसको कोप करेगा, ये बात मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। और डिस्ट्रेस होगा, डिफ़िकल्टी होगी अगर चेंजेस, फोकस चेंज होगा, ये चेंज ज़रा सा भी आएगा। फिर लेवल 3 है रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट। इसमें वर्बल नॉन वर्बल सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो स्वेयर इम्पेयरमेंट हो जाएगी और बहुत लिमिटेड जो है वो सोशल इंटरेक्शन होगी, बहुत कम रिस्पॉन्स होगा जितनी भी सोशल इंटरेक्शन है उसको। फिर रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर में आ जाएगा इनफ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बिहेवियर की, एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी होगी उसको कोप करने में और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस और डिफ़िकल्टी होगी जो फोकस है उसको चेंज करने में और एक्शन को बेसिकली चेंज करने में, ठीक है। लेवल 1 मसला कम है, ज़रा उसको सोशल कम्युनिकेशन में ही उसको सपोर्ट चाहिए। लेवल 2 सब्सटेंशियल सपोर्ट उसको रिक्वायर है, ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोप करने में मसला है। लेवल 3 बहुत ही ज़्यादा मसला है, ठीक है। डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ अगर हम आए तो आधे मैंने जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से रिलेटेड हैं वो मैंने उसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में एक्सप्लेन कर दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, वो यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, अदरवाइज़ यू हैव टू रीड दिस फुल, इसकी ये जो पैराग्राफ्स हैं ये सब आपको पढ़ने हैं। अब डायग्नोस्टिक फीचर्स में जो स्टेज है जहाँ जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट है वो ऑब्वियस हो जाती है, वो इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स और जो उसकी इन्वायरमेंट है उससे रिलेट करती है। जो कोर डायग्नोसिस है इस डिसऑर्डर का, ठीक है, वो ज़्यादा वैलिड और रिलायबल तभी होगा जब आप एक सेटिंग के बजाय काफ़ी सारी सेटिंग्स उसकी लाइफ की जो है उनसे आप लें ये इंफॉर्मेशन। जिस तरह उसके जो
क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन भी आप ले रहे हैं, केयर गिवर से केस हिस्ट्री ले रहे हैं, इसके अलावा सेल्फ रिपोर्ट ले रहे हैं, और जो वर्बल नॉन वर्बल डेफिसिट है कम्युनिकेशन में उसके ऊपर टेस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं। उस इंडिविजुअल की एज पे भी डिपेंड करता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, लैंग्वेज एबिलिटीज़ पे भी ये डिपेंड करता है। तो जब वो डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो ये जो हमारे पास डायग्नोसिस है ये वैलिड और रिलायबल कंसिडर होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिस तरह रेट सिंड्रोम हो गया, सिम्टम्स मिलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर से भी कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, इनको अलग करना मुश्किल होता है। ये चीज़ आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आगे क्लियर भी हो जाएगी। डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन रेसिप्रोसिटी होगा, यानी एबिलिटी टू इंगेज विद अदर्स एंड शेयर थॉट्स एंड फीलिंग, जैसा मैंने बताया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कि उसको मसला होगा कि वो जो सोच रहा है, जो फील कर रहा है, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे। एक तरह से जो लैंग्वेज होगी वो वन साइडेड ही एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। या तो वो सिर्फ अपनी बात बता सकता है या दूसरे की बात पे उसको मोड़ के रिस्पॉन्स भी कर सकता है, ठीक है। अब वो इंडिविजुअल जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ नहीं है साथ या लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, अक्सर बच्चों को ऑटिज़म के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है और कुछ को नहीं होती। अब जिन अडल्ट्स में, क्योंकि ये अडल्टहुड में चला गया और जिन अडल्ट्स को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर नहीं है, तो वो ऐसी चीज़ों को, इन तमाम को कोप अप कर सकते हैं और वो करते भी हैं इसको। जो डेफिसिट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर यूज फॉर सोशल इंटरेक्शन आर मैनिफेस्टेड बाय एब्सेंट, रिड्यूस और एटिपिकल यूज़ ऑफ आई कांटेक्ट, ठीक है। आई कांटेक्ट में उनको मसला होगा। अच्छा, लैंग्वेज रिग्रेशन यहाँ पे हो जाती है अक्सर बच्चों में कि पहले तो उन्होंने सीखा, बोले वो, लेकिन फिर एक पॉइंट पे आके उनको जो कुछ सीखा, जो कुछ बोल रहे हैं वो भूल गए, ठीक है। एसोसिएटेड फीचर्स की तरफ अगर हम आएँ तो इंडिविजुअल जिन्हें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है उनको इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, स्पेसिफायर्स में मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा एवरेज या हाई इंटेलिजेंस हैव अनइवन प्रोफाइल ऑफ एबिलिटीज़, ठीक है। जो गैप होता है इंटेलेक्चुअल और अडाप्टिव फंक्शनिंग में, अडाप्टिव फंक्शनल स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा भी हो सकता है, और जो मोटर डेफिसिट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्लमनेस आ गई, अब नॉर्मल मोटर साइंस आ गए, ये भी हो सकते हैं, वॉकिंग ऑन टो टिप्स वगैरह। यानी मोटर डेफिसिट भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर यानी एसोसिएटेड फीचर्स हैं, क्योंकि वर्ड क्या है, स्पेक्ट्रम, ब्रॉड रेंज है सिम्टम्स की। फिर सेल्फ इंजरी, हेड बैंगिंग, बाइटिंग द रिस्ट, ये हो सकती है। चैलेंजिंग बिहेवियर होगा, और ये कॉमन होता है बच्चों और एडोलेसेंस में जिन्हें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। और फिर साथ आईडी भी हो, बहुत चैलेंजिंग बिहेवियर होता है। अब आईडी भी है तो वो अडॉप्टिव बिहेवियर उसको ऑलरेडी अफेक्टेड है, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर उसका अफेक्टेड है। अब जिन एडोलेसेंस और एडल्ट्स को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसको एग्जाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगी, बात वो अपनी कन्वे कर नहीं पा रहे, दूसरे उनको अजीब समझ रहे हैं, कुछ बिहेवियर हमारी सोसाइटी का ऐसा है, तो वो एग्जाइटी और डिप्रेशन भी उसके साथ उनको होगा। प्रेवलेंस की में अगर देखा जाए तो जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की फ्रीक्वेंसी अक्रॉस यूएस और नॉन यूएस कंट्रीज़ की तो 1% पॉपुलेशन है। सिमिलरली चाइल्ड और अडल्ट्स में, ठीक है। डेवलपमेंट एंड कोर्स में जो एज पैटर्न है, जो ऑनसेट का, वो नोट किया जाना चाहिए। जो सिम्टम्स हैं ये मोस्टली रिकॉग्नाइज होते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ, सेकेंड ईयर से ही वो सिम्टम स्टार्ट होने लग जाते हैं। अब फर्स्ट सिम्टम जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का है वो फ्रीक्वेंटली उसमें लैंग्वेज डिले आ जाता है जी, लैंग्वेज डेवलपमेंट में उसमें फ़र्क आने लग जाता है। फिर
जिसके साथ साथ सोशल इंटरेस्ट में जो है या इंटरेस्ट कम होगा या अनयूजुअल इंट्रैक्शंस होंगी, जिस तरह पुलिंग इंडिविजुअल्स बाय द हैंड विदाउट एनी अटेम्प्ट टू लुक एट देम, बगैर देखे उनको खींच रहे हैं आप, भाई वो आपका अपना है नहीं है, कहीं आपने जाना है, बगैर देखे आप उनको उनका हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। ऑड प्ले पैटर्न हो गया, मतलब कि एक अजीब सा उनका प्ले पैटर्न हो जाता है, जिस तरह अगर वो लाइनिंग में लगा के ऑटिज्म के बच्चे खेलते हैं टॉयज़ को, तो वो लाइनिंग में लगा के खेल रहा है। फिर इसके अलावा डेफनेस भी हो सकती है, सॉरी डेफनेस सस्पेक्ट जो है वो यहाँ से रूल आउट हो जाएगा अगर उसका क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज डिले आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पे डेफनेस को रूल आउट करेंगे। डेफनेस होगी तो फिर वो डेफनेस से मसला होगा, अगर वो डेफनेस भी है और वो चीज़ एक्सीड कर रही है उस लिमिट से, तब हम इन सिम्टम्स को फिर मैच करेंगे। जब तक क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा फुल, तब तक डायग्नोसिस नहीं देना। अब सेकेंड ईयर जब आता है, जो ऑड और रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं वो ज़्यादा ऑब्वियस होने लग जाते हैं, ज़्यादा अपेरेंट होते हैं, और जो टिपिकली जो डेवलपिंग यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस बन जाते हैं, रिपीटिशन को वो लोग इन्जॉय करते हैं, और जो डायग्नोसिस है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का वो डिफ़िकल्ट होता है प्री स्कूलर्स में, ठीक है। जो क्लिनिकल डिस्टिंक्शन होती है बेस्ड ऑन टाइप, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो है एक तरह से डीजनरेटिव डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन ये किसी ना किसी तरह से जो लाइफ है उसको अफेक्ट करता है। जो एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल है, यानी सब माइनॉरिटी से कह लें, वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ रहते भी हैं, उसको कोप अप भी करते हैं और इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट ज़िंदगी भी गुजारते हैं। वो जिनमें सुपीरियर लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होंगी, और वो अपना एक स्पेशल इंटरेस्ट और स्किल्स इस तरह की डेवलप कर लेंगे ताकि उनको वो सोशली एक्सेप्ट किए जा सकें, एक सोशल एक्सेप्टेबल मॉडल ख़ुद को बना लेंगे, ठीक है। जो जर्नल इंडिविजुअल्स होंगे जिनमें लोअर लेवल ऑफ एम्पेयरमेंट होगा, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग की तरफ आएंगे और वो ज़्यादा कर सकेंगे उनको। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की तरफ आए, इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो एक वैरायटी ऑफ नॉन स्पेसिफिक रिस्क होता है, जिस तरह एडवांस पेरेंटल एज हो गया, बर्थ वेट का मसला हो गया, फीटल एक्सपोजर टू वेल्पोरेट, या किसी किस्म की भी वेव से जो है वो सामना इनकाउंटर हो जाना। फिर जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल में अगर देखें तो हेरिटेबिलिटी एस्टीमेट जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ये 37% से 90% के दरमियान है, वो बेस्ड करते हैं ट्विन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। करंटली एज मैनी एज 15% ऑफ जो केसेस हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, वो एसोसिएटेड हैं जेनेटिक म्यूटेशन से, ठीक है। जीन्स में बदलाव आ रहा है, किसी वजह से भी हो सकता है, ठीक, यानी विद डिफरेंट डी नोवो कॉपी नंबर वेरिएंट और डी नोवो म्यूटेशन, जो एक स्पेसिफिक जीन होता है जो कि इस डिसऑर्डर से एसोसिएटेड है डिफरेंट फैमिलीज़ में, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो रहा है। कल्चर रिलेटेड डायग्नोसिस, जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं वो नॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो जितनी भी सोशो कल्चरल या कल्चरल नॉर्म्स हैं उन सब से डेविएट कर रहा होगा, ठीक है, उन सब से एगेंस्ट होगा, इम्पेयर्ड होगा। जेंडर रिलेटेड डायग्नोसिस में आए तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो 4 टाइम्स मोर ऑफन है फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और क्लिनिकल सैम्पल्स में जो फीमेल्स हैं उनमें ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी शो हुआ है, सजेस्टिंग दैट गर्ल विदाउट अकम्पनिंग इंटेलेक्चुअल impairments और लैंग्वेज डिले में बी अनरिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं जिन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, लैक ऑफ सोशल एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी जो है वो हैम्पर करती है लर्निंग को, उनकी जो है अडॉप्टिव स्किल्स जो है IQ से कम होती हैं,
एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी होती है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एकेडमिक अचीवमेंट पे, इवन के स्टूडेंट्स जो हैं वो अबव एवरेज इंटेलिजेंस भी हों तब भी। फिर ड्यूरिंग अडल्टहुड जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश करने में मसला होता है, एक तरह से कॉन्टीन्यूड रिजिडिटी और डिफ़िकल्टी विद नोवेल्टी की वजह से। अब इंडिविजुअल्स जिन्हें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इवन विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनके पुअर एडल्ट साइको सोशल फंक्शनिंग होती है, ठीक है, एज indexed by mayors as independent living and gain employment, ठीक है। उस चीज़ से हटकर भी उनकी जो साइको सोशल फंक्शनिंग है उसमें मसला उनको होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर अगर हम लोग आएँ तो सबसे पहले है रेट सिंड्रोम। अब जो डिस्क्रिप्शन है सोशल इंट्रैक्शन की वो ड्यूरिंग द रिग्रेसिव फेज ऑफ रेट सिंड्रोम, जब रेट सिंड्रोम का रिग्रेसिव फेज होगा तो यानी 1 से 4 साल के दौरान उसके जो सिम्टम्स हैं वो, जो यंग गर्ल होगी उसकी जो सिम्टम्स हैं वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम से मिलेंगे। लेकिन इस पीरियड के बाद जो रेट सिंड्रोम जो है उसके अंदर जितने भी जो इम्प्रूवमेंट्स आएंगी वो सोशल कम्युनिकेशन स्किल और ऑटिस्टिक फीचर्स जितने भी हैं वो उसका हिस्सा नहीं रहेंगे। तो कॉन्सिक्वेंटली जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसको कंसिडर करने से पहले ये देखना है कि क्राइटेरिया फुल मीट लाजमी करे। सिलेक्टिव म्यूटिज़म नेक्स्ट। सिलेक्टिव म्यूटिज़म में होता है कि जो अर्ली डेवलपमेंट है वो टिपिकली डिस्टर्ब नहीं होती, जो अफेक्टेड चाइल्ड है वो यूजुअली एग्जिबिट करता है एक प्रॉपर, जिसे कह लें कम्युनिकेशन स्किल, और सर्टन कॉन्टेक्सेस और सेटिंग्स में वो प्रॉपर कम्युनिकेट करता है। इवन जहाँ पे कि बच्चा म्यूट होता है, जो सोशल रेसिप्रोसिटी है उसकी एक तरह से कि वो ख़ुद को एक्सप्रेस, जहाँ पे वो कमेंट उसको करना चाहिए वहाँ पे कमेंट करने की जो एबिलिटी होती है वो इम्पेयर नहीं होती, ना ही उसके रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटिटिव बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जो कुछ फॉर्म्स होती हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर की, जो कि दैट में भी प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन और कुछ सेकेंडरी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह जो उनमें होती हैं। जो स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसऑर्डर हैं वो एसोसिएटेड नहीं होते जो एबनॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, ना ही उनमें रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर होता है, ना ही रिपीटिटिव बिहेवियर होता है, ना ही रिपीटिटिव इंटरेस्ट, फिक्स इंटरेस्ट वगैरह उनमें नहीं होते। जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है उनमें प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में, सेकेंडरी कम्युनिकेशन, सेकेंडरी सोशल डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन फिक्स्ड पैटर्न्स, रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स वगैरह उनके नहीं हैं। जब एक इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट शो करता है सोशल कम्युनिकेशन में, सोशल इंट्रैक्शन में, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटिटिव इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं कर रहा, तो क्राइटेरिया जो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स का वो आएगा इंस्टेड ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फिर नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी disorder without autism spectrum disorder. Intellectual disability disorder without autism spectrum disorder, इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है यंग चिल्ड्रन में, ठीक है। इंडिविजुअल जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो लैंग्वेज डेवलप नहीं करते, सिंबॉलिक स्किल्स डेवलप नहीं करते हैं, और एक चैलेंज होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, ठीक है। सिंस जो रिपीटिटिव बिहेवियर होता है वो कुछ इंडिविजुअल्स में होता भी है, ठीक है, क्योंकि ऑटिज़म का जो मेन फोकस है वो रिपीटिटिव बिहेवियर आ जाता है। फिर जो एक डायग्नोसिस है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का किसी भी इंडिविजुअल में विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, ये अप्रोप्रिएट तब होगा जब जो सोशल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन वो सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड होगी रिलेटिव टू डेवलपमेंटल लेवल, उसकी डेवलपमेंटल लेवल की निस्बत वो सिग्निफिकेंटली इम्पेयर है, और नॉन वर्बल स्किल्स भी। इन कंट्रास्ट जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है ये अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस होता है जब कोई अपरेंट डिस्क्रिपेंसी नहीं होती उसके लेवल ऑफ सोशल कम्युनिकेशन या दूसरे इंटेलेक्चुअल स्किल्स में। स्टीरियोटाइपिक मोमेंट डिसऑर्डर, मोटर स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं
और among the diagnostic criteria of autism spectrum disorder, ठीक है, stereotypes इनमें है, यानी फिक्स्ड मूवमेंट जो कि फिक्स्ड बिलीव्स वगैरह हो गए। एक एडिशनल डायग्नोसिस जो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर का है वो तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक जो एक रिपीटिटिव बिहेवियर है वो बेटर एक्सप्लेन ना हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो सेल्फ इंजरी कॉज करते हैं, जो एसोसिएटेड फीचर्स हैं उनमें भी बताया गया कि उसमें उसको सेल्फ इंजरी वाला कोई भी काम वो कर सकता है, ठीक है। और जो स्टीरियोटाइप बोथ डायग्नोसिस जो हैं वो अप्रोप्रिएट होंगे। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं अटेंशन की वो कॉमन होती हैं इंडिविजुअल्स जिनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, सॉरी एज इन हाइपर एक्टिविटी, सॉरी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हाइपो एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी मैंने दोनों पीछे बताया है, वो ज़्यादा कॉमन होती हैं अबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ अटेंशन उनमें। और जो डायग्नोसिस होता है ADHD का वो शुड बी कंसिडर जब एडिशनल जो डिफ़िकल्टीज़ होंगी वो हाइपर एक्टिविटी एक्सीड करेंगी। इन केस उसको हाइपर एक्टिविटी वो कर रहा है तो ADHD का किसी हद तक उसके अंदर क्राइटेरिया वो फिल कर रहा है, तब इसका साथ डायग्नोसिस देना है। स्किज़ोफ्रेनिया विद चाइल्डहुड ऑनसेट यूजुअली डेवलप होता है एक पीरियड ऑफ नॉर्मल और नियर नॉर्मल डेवलपमेंट के बाद। जो प्रोडॉर्मल स्टेट होती है एक, जिसमें डिस्क्राइब होता है कि एक जो सोशल इम्पेयरमेंट और एटिपिकल इंटरेस्ट और बिलीव्स हैं वो अक्कर होते हैं विच कुड बी कन्फ्यूज्ड विद सोशल डेफिसिट्स इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जहाँ पे एक ऐसी स्टेट जहाँ पे वो दुनिया से अलग हो रहा है, दुनिया से सोशल कम्युनिकेशन उसकी ख़त्म हो रही है, ये कन्फ्यूजन कॉज कर सकता है सोशल डेफिसिट्स पे, ठीक है। हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स जो होती हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के डिफाइनिंग फीचर्स हैं लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के नहीं। जो क्लिनिशियन है उसको मस्ट पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल take into account the potential of individual with autism spectrum disorder to be concrete in their interpretation of question regarding the key feature of schizophrenia. कोमॉर्बिडिटी की तरफ अगर आए तो जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर और उनके साथ कोमॉर्बिड है इंडिविजुअल्स जिनमें नॉन वर्बल है, उनमें लैंग्वेज डेफिसिट भी हो सकते हैं। ऑब्जर्वेबल साइंस जिस तरह चेंजेस इन स्लीप, ईटिंग, इंक्रीज इन चैलेंजिंग बिहेवियर जो कि ट्रिगर करते हैं एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन की स्टेट को, ठीक है। सेल्फ स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, वो भी कॉमन है। इसके अलावा जो जेनेटिक इन्वायरमेंटल एक्वायर्ड कंडीशंस हैं स्पेसिफाइड जिस तरह के एसोसिएटेड विद नॉन मेडिकल और जेनेटिक और इन्वायरमेंटल एक्वायर्ड कंडीशन, वो उसके साथ इसकी कोमॉर्बिडिटी है। अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक होगा, डिसऑर्डर होगा, वो भी प्रेजेंट होगा क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड अपना एक स्पेसिफिक पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं। और एक्सट्रीम और नैरो फूड प्रेफरेंसेस जो होंगी वो अक्कर होंगी इस सारे डिसऑर्डर में।